आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया शीर्षक जिसका नाम है शिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्व। यानी कि जो शिक्षण प्रक्रिया है उसको प्रभावित करने वाले कौन से तत्व हैं जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या है अपना प्रभाव उस पर छोड़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इनके विषय में क्या संक्षिप्त में हम चर्चा कर लेते हैं कि कौन से कारक हैं और वो कैसे क्या है शिक्षण की प्रक्रिया पर अपना प्रभाव जमाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। तो शिक्षण एक जटिल प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत शिक्षण सूत्र एवं शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक आते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो कैसी होती है, जटिल होती है। इसमें एक तरफ क्या होता है, जो शिक्षक होता है वो जो बच्चे हैं उन्हें क्या करता है, ज्ञान प्रदान करता है। दूसरी तरफ जो बच्चे होते हैं उससे ज्ञान अर्जित करते हैं। इसके मध्य जब टीचर और बच्चों के मध्य जो प्रक्रिया चलती है वो कैसी होती है, समन्वयकारी होनी चाहिए, है ना। अगर वो समन्वयकारी प्रक्रिया नहीं होगी तो शिक्षण क्या प्रभावी होगा। जब दोनों ही अपना एक ऐसा समन्वय नहीं स्थापित कर पा रहे हैं तो ना तो बच्चा सीखेगा ना टीचर समझा पाएगा बच्चों को। तो इसीलिए क्या कहा गया है, जटिल प्रक्रिया कही गई है, क्योंकि इसमें समन्वय, संयोजन और क्या धैर्य की आवश्यकता होती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने में शिक्षण विधियों एवं शिक्षण सामग्री भी उल्लेखनीय है। जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है उसमें शिक्षण की जितनी भी विधियां हैं और साथ साथ जो शिक्षण सामग्री में जितनी भी प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है उनका भी क्या है, महत्वपूर्ण योगदान रहता है। मन, मस्तिष्क, ज्ञान, आचरण, वातावरण आदि शिक्षण के प्रमुख कारक हैं जो शिक्षक के कार्यों को प्रभावित करते हैं। शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। अब देखिए, जैसे इसमें कहा है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक। अब देखिए, शिक्षण को प्रभावित कौन से तत्व करते हैं और किन पर वो इतना प्रभाव डालते हैं जिससे क्या हमारा शिक्षण प्रभावित होता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हमारी शिक्षण प्रक्रिया है उसमें 3 चर होते हैं। तो जो महत्वपूर्ण जो चर है हमारा स्वतंत्र चर और आश्रित चर। तो स्वतंत्र चर के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि जो स्वतंत्र चर होता है उसमें आपके कौन आते हैं, शिक्षक। ठीक है, और जो मैंने आपको दूसरा चर बताया था आश्रित, उसमें कौन आते हैं आपके, शिक्षार्थी, क्योंकि ये किस पे हैं, आपके टीचर पर आश्रित होते हैं। एक और अन्य जो चर मैंने बताया था हस्तक्षेप चर या कह लें उसे बाहरी चर, तो उसे कहते हैं पाठ्यक्रम। अब जब हम शिक्षण कार्य कर रहे हैं तो जो पाठ्यक्रम हमारे लगा हुआ होता है उसी के आधार पर तो जो टीचर है वो ज्ञान प्रदान करता है बच्चों को और उसी से रिलेट करके क्या है वो व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान करता है। तो इसमें क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि जो शिक्षण को जो प्रभावित करते हैं जो तत्व, तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वो किस पर प्रभाव छोड़ेंगे, आपके शिक्षक पर और शिक्षार्थी पर। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या कहा गया है कि शिक्षण को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में शिक्षक एवं शिक्षार्थी की भूमिका क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। तो अब इनकी जो भूमिका होती है महत्वपूर्ण होती है, तो इन पर कैसे प्रभाव पड़ता है, शिक्षण प्रक्रिया पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसके बारे में क्या है हम चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। तो पहला बिंदु हमारा स्टार्ट हो रहा है शिक्षण कौशल। अब देखिए इसके अंतर्गत बात क्या कही गई है कि कुछ शिक्षण कौशल व्यक्ति के जन्मजात होते हैं किंतु अन्य शिक्षण कौशल शिक्षक को ज्ञान द्वारा अर्जित करने होते हैं। देखिए इसमें बात क्या कही है कि जैसे जो शिक्षण कौशल का जो गुण है, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिसमें क्या जन्मजात गुण पाया जाता है। जैसे कहते हैं ना, कोई बच्चा बचपन से ही प्रतिभाशाली होता है, जन्म से लेके वो अपने अंदर प्रतिभा को लेके आया होता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपने परिश्रम लगन से क्या है अपनी किस्मत को बदलते हैं। तो इसमें वही बात की है कि जो कुछ व्यक्ति होते हैं उनके अंदर जो शिक्षण कौशल होता है कुछ के अंदर जन्मजात होता है और कुछ क्या होते हैं जो गहन बहुत ज़्यादा परिश्रम करते हैं, लगन के साथ अपने पढ़ाई में लगे रहते हैं, तब ये कौशल को प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है, तो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए कौशल संग्रह होना आवश्यक है। आप देखिए शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या है, कौशल संग्रह का होना आवश्यक है। प्रमुख शिक्षण कौशल हैं जैसे प्रश्न पूछना, प्रयोग करना, व्याख्यान देना, निदान करना, कौशल विश्लेषण करना। देखिए इसके अंतर्गत क्या बात कही गई है, प्रमुख शिक्षण कौशल यानी कि हम शिक्षण कौशल को नापेंगे कैसे, यानी कि मापेंगे कैसे कि शिक्षण कौशल हो रहा है। तो यदि कोई टीचर क्या है प्रश्न पूछता है और प्रश्न भी कैसे तार्किक प्रश्न हो, ये नहीं कि हवा में ही कोई प्रश्न पूछ लिए आप अपने टॉपिक से ही बिखर जाएं। आप बच्चे कह रहे हैं सर बात कहाँ की कर रहे थे और पहुँच कहाँ रहे हैं, हालांकि आजकल हो ही रहा है, संगोष्ठियाँ रखी जा रही हैं, टॉपिक कोई बोला जाता है, लोग राजनीति में घुस जाते हैं, है ना।
तो वो बात यहाँ कही गई है। प्रयोग करना, प्रैक्टिकल चीज़ें करना, फिर बच्चों को सिखाना कि इससे सीखिए, इससे क्या होगा कि बच्चा जागरूक होगा। व्याख्यान देना, अब देखिए व्याख्यान देना एक तरह का लेक्चर देना जो होता है वो आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं होता है, रीड आउट करना ही नहीं होता है, उसे क्या है बच्चों को समझाना भी होता है। लेक्चर का मतलब ही तो वही है कि हम कोई चीज़ बता रहे हैं तो उसे क्या है पॉइंट टू पॉइंट समझाएं, तभी तो उसकी सार्थकता सिद्ध होगी। ठीक, उसके बाद है निदान करना, जैसे बच्चों की कोई समस्या है ना, पढ़ाई से संबंधित है, कभी कभी क्या होता है बच्चों के पालन की कोई समस्या होती है, इससे क्या होता है बच्चा थोड़ा परेशान होता है। तो टीचर का दायित्व तो ये भी है कि वो उन्हें किताबी ज्ञान तो दे, साथ ही साथ क्या है एक समन्वय बना के रखे। अगर बच्चा अगर पारिवारिक स्थिति से थोड़ा भी परेशान है तो उनकी परेशानियों को समझे, तो इससे क्या है उसका मन भी हल्का हो जाता है। ठीक, दूसरा क्या है कौशल विश्लेषण करना। इसके अंतर्गत क्या है जो टीचर है वो अपने कौशल को, यानी कि वो बार बार विश्लेषित करे कि मैं कितना अच्छा प्रयास करूं, कैसे बच्चों को और पढ़ाऊं, कौन से नए प्रयोग करूं, है ना, यानी कि खुद को ही आत्मचिंतन करना इसके अंतर्गत रखा गया है। तो ये जितनी भी बातें किसके अंतर्गत आती हैं, हमारे शिक्षण कौशल के अंतर्गत। ठीक है, अब चलते हैं अपने शैक्षणिक योग्यता। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षक की शैक्षणिक योग्यता बहुत महत्वपूर्ण होती है। योग्य शिक्षक द्वारा ही शिक्षण प्रक्रिया अधिक प्रभावी बन सकती है। इसके लिए शिक्षकों को बीएड, सीटेट तथा नेट जैसे पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हैं जो शिक्षकों की योग्यता को निर्धारित करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, ये जो शैक्षणिक योग्यता है वो हमें पता कैसे चलती है कि इस व्यक्ति के अंदर जो क्या है बच्चों को पढ़ाने की योग्यता है, किसके उस पर हम मापते हैं कि बीएड जैसी जो डिग्री होती हैं, ठीक है, उसके साथ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है अगर उसे क्लियर कर लिया तभी तो टीचर बनते हो आप, है ना। तो इसमें देखिए बीएड, सीटेट, नेट, यानी कि जो इन चीज़ों को क्वालिफाई किया हुआ होता है स्टूडेंट, तो इससे क्या पता चलता है उसके अंदर क्या है बच्चों को पढ़ाने के क्या है गुण हैं, है ना। तो इसके इन सभी के अंतर्गत जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है उसमें क्या है जो व्यक्ति है उस एग्जाम को क्लियर करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं, फिर जो उनकी शैक्षणिक योग्यता होती है वो इनके आधार पर नापी जाती है। जैसे हम बात ही कर लें नेट की, तो यूजीसी नेट का जो पेपर होता है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए होता है, सबको ही पता है ना, क्योंकि इसे क्लियर करके ही आप किसी भी स्टेट के या फिर कह लें सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। तो इसका क्वालिफाई होना ज़रूरी है। तो ये हमारे न्यूनतम क्राइटेरिया रखा गया है कि आपको इसको निकालना है, उसके बाद आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही है कि शैक्षणिक योग्यता को हम मापेंगे कैसे। तो क्या है एक मापदंड तैयार कर दिया गया है कि आप इसको निकालिए, उसके बाद आप दूसरे एग्जाम में बैठेंगे, फिर आप कहीं जाके आप क्या है टीचर बनेंगे, वही आपकी शैक्षणिक योग्यता को दर्शाती है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम अपने अगले बिंदु पर। तो विषय वस्तु की विशेषज्ञता। अब देखिए इसमें क्या बात कही गई है, जब किसी विषय का विशेषज्ञ उस विषय को पढ़ाता है तब वह शिक्षार्थी को उस विषय की सही एवं अच्छी जानकारी दे पाता है, परंतु जब वह किसी ऐसे विषय का शिक्षण करता है तो वह अपने शिक्षार्थी को प्रभावित नहीं कर पाता था। यानी कि जब वो ऐसे विषय को पढ़ाता है जिसके बारे में उसे बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है, तो क्या वो बच्चों को सिखा पाएगा। उदाहरण के तौर पे ले लें, अगर एक हिंदी के टीचर को कह दिया जाए कि वो इंग्लिश के बच्चों को पढ़ाए, तो क्या वो पढ़ा लेगा? नहीं पढ़ा लेगा, क्योंकि उसे इंग्लिश के बारे में ज़्यादा नॉलेज है ही नहीं, है ना। इससे उसका भी मजाक बनेगा और प्लस क्या है बच्चों का भविष्य भी खराब होगा। तो देखिए टीचर का जो ये है ना, जो जिस चीज़ में अपनी महारत हासिल किए हुए है, जिसमें उसमें विशेष योग्यता रखता है, अगर उसे वही सब्जेक्ट पढ़ाने को दिया जाए तो टीचर क्या है अपना 100% उसमें देगा, है ना। तो वही बात इसमें कही है कि विषय वस्तु में विशेषज्ञता का होना भी क्या है शिक्षण प्रक्रिया प्रभाव डालता है। अगर हिंदी का टीचर है और उसे हिंदी विषय में ही नेट क्वालिफाई किया हुआ है, पीएचडी किया हुआ है, तो ऑब्वियसली सी बात है कोई हिंदी को अच्छे से पढ़ा पाएगा, अब इंग्लिश वाले बच्चों को तो पढ़ाएगा नहीं, है ना। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। चलते हैं अगले बिंदु पर। तो शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंधन। तो एक शिक्षक सदैव शिक्षार्थी भी होता है। देखिए इसमें क्या बात कही है कि जो शिक्षक होते हैं वो भी तो कहीं से पढ़कर ही तो आते हैं, वो भी तो भूतपूर्व शिक्षार्थी ही तो रहते हैं। तो उन्होंने अपने पढ़ाई के दौरान क्या क्या समस्याओं का, क्या क्या परेशानियों का और कैसे कैसे अनुभव प्राप्त किए, कैसे तैयारी को जारी रखा और एक अच्छी जॉब पाई, तो उसको वो किससे साझा करता है? अपने शिक्षार्थियों से।
ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि वह अपने ज्ञान एवं अनुभव से शिक्षार्थियों के प्रश्नों के उत्तर व जिज्ञासा को शांत कर पाता है या उसे संतुष्ट कर पाता है। इसमें बात क्या कही है, जो शिक्षक होता है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि वो भूतपूर्व शिक्षार्थी ही होता है, तो उसे पता होता है कि जिस समय में वो अपने टीचर से कैसे प्रश्न पूछता था, कैसी उसकी मानसिकता थी, है ना। तो अब उसके सामने जो नए नए बच्चे आ रहे हैं तो उनकी क्या मानसिकता है, तो वो अपने से क्या है कनेक्ट करता है। तो तभी तो क्या होता है कि जो हम बच्चों से कहने से पहले ही टीचर समझ जाते हैं कि हमसे प्रश्न कौन सा पूछने जा रहा है। तो इसमें क्या है, शिक्षक के अनुभव और प्रबंधन का भी बहुत अधिक प्रभाव उस पर पड़ता है, किस पर, हमारी शिक्षण प्रक्रिया पर। ठीक है, अब देखिए अगला बिंदु देखें तो शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थानों में समन्वय। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है कि एक शिक्षक अपने अच्छे शिक्षण हेतु स्वतंत्रता का वातावरण चाहता है, इसलिए कक्षा का संचालन अपनी सोच के अनुरूप करता है। देखिए इसमें बहुत बड़ी बात कही गई है कि अगर शिक्षक को स्वतंत्रता दी जाए कि वो अच्छे से, उस पर कोई दबाव नहीं बनाया जाए किसी भी प्रकार का, चाहे वो आर्थिक हो, मानसिक हो, तो अगर उसको दबाव बनाया जाएगा तो क्या वो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। वो जब मेंटली ही इतना परेशान है तो कैसे वो, आप उससे उम्मीद रख सकते हैं कि वो शिक्षण कार्य अच्छे से कर पाएगा, अच्छे से बच्चों को सिखा पाएगा। तो इसमें क्या है, जो शैक्षणिक संस्थान है तो उनको भी आवश्यकता है कि वो ऐसी सुविधा उपलब्ध कराएं शिक्षकों को, ताकि क्या है उनका मानसिक जो है, मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहें प्लस आर्थिक रूप से। मानसिक रूप से इंसान दुखी कब होता है, जब उसके ऊपर क्या है, आर्थिक स्थिति ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है। कहते हैं ना, आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं व्यक्ति को तोड़ के रख देती है। फिर तो ना तो उसमें संयम रहता है, ना कोई सामाजिक जो नियम कानून के पालन करने वाली चीज़ें होती हैं वो भी सब खत्म हो जाती हैं। कब, जब हमारे अंदर क्या आर्थिक समस्या से इंसान जूझ रहा होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि दूसरी ओर शिक्षण संस्थान शिक्षण पद्धतियों में मानकीकरण सुनिश्चित करने हेतु प्रयासरत होते हैं। ऐसे में शिक्षक और प्रशासन में अच्छा समन्वय होना चाहिए, जिससे शिक्षण के समस्त उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके एवं शिक्षण प्रणाली को प्रभावी बनाया जा सके। अब देखिए इसमें शिक्षण संस्थान प्लस क्या है, आपके प्रशासनिक। तो देखिए प्रशासनिक सरकार को भी चाहिए कि वो शिक्षकों को क्या है, सुविधाएं तो उपलब्ध कराएं, ठीक, लेकिन जो उनकी परेशानी है, जहाँ तक उनकी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही उसको भी सुने, है ना, ताकि उन पर कोई मानसिक रूप से कोई आघात तो नहीं हो रहा है। तो इसमें दोनों का होना आवश्यक है। तो इस बिंदु में यही इस बात की चर्चा की गई है कि शिक्षक एवं शैक्षणिक संस्थानों में क्या समन्वय की स्थिति हो। इसमें क्या है, आपके प्रशासन और शैक्षणिक संस्थानों और शिक्षकों के बीच क्या हो, समन्वय हो। और समन्वय कैसे होगा, जब शैक्षणिक संस्थान और प्रशासन मिलकर क्या है, शिक्षक और शिक्षार्थी के हित में सोचेंगे और उसी के संबंध में क्या योजनाएं बनाएंगे। ठीक है, अगर आप किसी से ज़बरदस्ती कहोगे कि आप पढ़ाओ और आप उसे वेतन में वो चीज़ें नहीं दे रहे, और दूसरा या उस पर ये बताया, उस पर मर्जी थोप दी जा रही है कि नहीं आपको ऐसे पढ़ाना है, नहीं आपको ऐसे पढ़ाना है, तो क्या वो खुलकर बच्चों को पढ़ा लेगा, नहीं पढ़ाएगा। क्या वो बच्चों को अच्छे अच्छे उदाहरण दे के सामाजिक मूल्यों को सिखा पाएगा, नहीं सिखा पाएगा। तो कहीं ना कहीं शिक्षक की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरा पहलू देखिए ये भी है कि शिक्षक को भी क्या है, शैक्षणिक संस्थानों में जो नियम कानून चल रहे हैं, अगर वो उचित हैं तो उसके साथ क्या है, अपना सहयोग बनाए रखें, अगर अनुचित हैं तो आवाज़ उठाएं। दूसरी तरफ सरकार का भी ये प्रयास रहना चाहिए कि वो हर शैक्षणिक संस्थान की क्या है, जांच कराएं कि वो कैसे अपने शिक्षकों और शिक्षार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार रखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले बिंदु पर, तो कार्य का विश्लेषण। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसमें शिक्षक की भूमिका प्रभाव डालने वाली तथा शिक्षार्थी की प्रभाव ग्रहण करने वाली होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि प्रभावी शिक्षण कब होगा, जब शिक्षक अपना प्रभाव बच्चों पर डाल रहा है और शिक्षार्थी का प्रभाव, मतलब जो शिक्षार्थी है वो उस शिक्षक के प्रभाव से क्या प्रभावित हो रहा है, यानी किससे, शिक्षण प्रक्रिया से। ठीक है, तो ऐसे में शिक्षक को मूल्यात्मक ज्ञान के कार्य का विश्लेषण करने की योग्यता होनी चाहिए। यह एक प्रकार की शैक्षणिक विशेषज्ञता है जो शिक्षण कार्य को प्रभावित करती है। कार्य के विश्लेषण हेतु पाठ्यक्रम का विश्लेषण, शिक्षण के दौरान किए जाने वाले
कार्य, प्रकाशन, अनुशासन, पर्यवेक्षण एवं अन्य कार्यों का विश्लेषण किया जाता है। अब देखिए इसमें एक बात क्या कही है, कार्य का विश्लेषण। तो कार्य का विश्लेषण इसमें क्या है, इसमें देखो शिक्षक के भी कार्य का विश्लेषण हो कि वो ज्ञान किस प्रकार बच्चों को दे रहा है, उसका भी मूल्यांकन होना चाहिए। प्लस क्या, बच्चे क्या सीख रहे हैं उसका भी मूल्यांकन, ठीक है। और क्या वो अपना क्लास में अनुशासन रखते हैं, कितना वो सहयोग टीचर के साथ बना के रखते हैं, है ना। तो इन सब का जो विश्लेषण हो क्या है, होना चाहिए, ताकि हमें पता चले कि बच्चे कितना सीख रहे हैं और कितना उस पर क्या है प्रभाव पड़ रहा है। अगले बिंदु पर चलें, आर्थिक कारक। तो शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक कारक ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यह कारक शिक्षण के प्रत्येक चरण को प्रभावित करता है, क्योंकि शिक्षण का ध्यान भंग यानी कि शिक्षक का ध्यान भंग आर्थिक समस्याओं का परिणाम होता है, अतः आर्थिक समस्याओं के निदान पर ध्यान दिया जाना चाहिए। देखिए मैंने आपको ये आगे वाले बिंदु में भी बताया कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से परेशान है, उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय है, तो वो सभी सामाजिक मूल्यों को भूल जाता है। फिर उसमें क्या होती है, कैसे भी रुपया कैसे भी अपना पालन पोषण करें। तो अगर शिक्षक आर्थिक रूप से क्या है परेशान है और आप उससे यह उम्मीद कर रहे हो कि वो बच्चे को अच्छा शिक्षण दे, तो वो कैसे दे लेगा। आप उसे बदले में पारिश्रमिक तो उचित मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है, शिक्षक को क्या है सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, ताकि वो क्या है अपना 100% क्या है बच्चे की पढ़ाई में दे सके। जब वो अपना 100% बच्चों में देगा, तो बच्चे भी तो अपना 100% देंगे ना सीखने में। तो वही बात की गई है कि आर्थिक कारक हर पहलू, आप ये सोच रहे हो शिक्षण के क्षेत्र में आर्थिक कारक अपना रोल निभाता है, नहीं। आपका कोई सा भी क्षेत्र हो, व्यक्ति की नीड क्या है, जब रुपए ही नहीं होंगे तो क्या वो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा कर पाएगा, रोटी कपड़ा मकान को पूरा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो आर्थिक जो कारक है वो आपके हर पहलू को प्रभावित करता है, चाहे आपका सामाजिक पहलू हो, पारिवारिक पहलू हो, ठीक है, चाहे आपका सांस्कृतिक पहलू हो। जब रुपए ही नहीं है तो आप क्या उम्मीद रख सकते हो कि वो परंपराओं का निर्वहन कर लेगा, कतई नहीं करेगा वो। तो वो बात इसमें कही गई है। उसके बाद देखिए अपना अगला बिंदु, कक्ष का वातावरण। अब देखिए इसमें बात क्या कही है कक्ष के बारे में, कि अगर क्लास में शांति हो तो शिक्षण अच्छे से होगा। शांति से तात्पर्य क्या है, शोर ना हो और बच्चे क्या है एक टक होकर क्या है जो टीचर हमें पढ़ा रहे हैं उसके बारे में ध्यान से सुन रहे हैं, तो बच्चों को अच्छी समझ में आएगा। वहीं दूसरी को देखें, अगर क्लास में शोर हो रहा है और क्या है टीचर को शांत नहीं करवा पा रहे हैं और वो पढ़ाए जा रहे हैं, बच्चे क्या सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। जो शोर मचा रहे हैं वो तो सुन ही नहीं रहे हैं। प्लस क्या है जो बच्चे पढ़ना भी चाह रहे हैं वो भी पूरी बात नहीं सुन पाते हैं। तो इसमें कक्ष का वातावरण भी क्या है अहम भूमिका निभाता है आपके शिक्षण प्रक्रिया में। तो शिक्षण कार्यों के दौरान शांतिप्रिय वातावरण का रहना नितांत आवश्यक है। बिना शांति प्रियता के शिक्षण कार्यों में न केवल बाधा पहुंचती है बल्कि शिक्षार्थी भी अधिगम करने की समस्या को महसूस करते हैं। मैंने आपको ये अभी बताया कि जब शांति ही नहीं होगी, जब क्लास में शोर और हुड़दंग ही होगा, तो बच्चे क्या सीखेंगे, नहीं सीखेंगे। टीचर क्या पढ़ा रहा है, क्या बोल रहा है, उन्हें कोई मतलब ही नहीं है। जब बात ही समझ में नहीं आ रही, पढ़ने वाले बच्चे भी बोर हो जाएंगे। तो इसमें कर्तव्य किसका है कि शिक्षक को जो कक्ष का जो वातावरण है वो संतुलित रखना है ना। तो वो बात इसमें कही गई है। अब देखिए सामाजिक कारक में क्या बात कही गई है कि सामाजिक प्रथाएं, रूढ़ियां भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करती हैं। बिल्कुल करती हैं। जैसे अमुक दिवस शिक्षण कार्य नहीं करने चाहिए, अमुक समय पर शिक्षण कार्य नहीं किया जाना चाहिए, अमुक समय पर शिक्षण कार्य करना अशुभ होता है। अब देखिए इसमें बात क्या कही गई है, देखिए सामाजिक कारक बहुत से होते हैं। जब देखिए समाज में अगर परंपराएं कुछ उचित हैं तो भाई अनुचित भी बहुत है, रूढ़ियां भी बहुत हैं। परंपराएं रूढ़ियों का रूप कब ले लेती हैं, जब वो क्या है मानव का एक तरह से शोषण करने लगे, है ना। तो वो बात कही गई है। कभी कभी सामाजिक प्रथाएं और रूढ़ियां होती हैं वो भी शिक्षण कार्य को प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करती हैं, जैसे अगर ये बोल दिया जाता है कि इस दिन शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए, ठीक है, कि इस समय शिक्षण कार्य करना चाहिए, इस समय शिक्षण कार्य नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इससे जो शिक्षण प्रक्रिया है उसमें क्या है निरंतरता नहीं बन पाती है और शिक्षण कार्य भी पूरा नहीं हो पाता।
तो इससे भी क्या है, कहीं ना कहीं शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो क्या चाहिए इसमें कि हमें सामाजिक रूढ़ियों एवं प्रथाओं से ऊपर उठकर शिक्षण कार्य करना चाहिए, क्योंकि शिक्षण का कोई निर्धारित पैमाना नहीं होता। बिल्कुल, शिक्षण जैसे मैंने आपको आगे क्लास में बताया था कि शिक्षण जो होता है वो किसी भी सामाजिक परंपराओं से अपनी संबंध नहीं रखता। अब देखिए, उच्च शिक्षण का अर्थ ही क्या है, सकारात्मक दृष्टिकोण। अगर चीजें नकारात्मक हैं तो शिक्षण का उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे कही गई है। अगला बिंदु देखें कि माता पिता एवं समाज की अपेक्षाएं। महत्वपूर्ण बिंदु है कि कभी कभी क्या होता है कि बच्चों पर माता पिता का, और कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, इसका प्रेशर इतना बन जाता है कि वो जो करना भी चाहता है वो भी नहीं कर पाता ढंग से। तो शिक्षण कार्य को अपेक्षाओं से सबसे अधिक खतरा होता है। बिल्कुल बात सही कही है। जब हद से ज्यादा उम्मीदें किसी इंसान से लगा लो, हमें पता है वो मेहनत कर रहा है, पर एक कहते हैं ना जो उस पर दबाव जो बन जाता है तो वो उसे खुलकर नहीं जीने देता। तो वो चीज इसमें कही गई है कि शिक्षण के कार्यों में अपेक्षाएं सदैव शिक्षार्थी को शीर्ष की मांग करती हैं। यानी कि जो माता पिता की, देखिए हर माता पिता की यही एक मांग होती है कि हमारा जो बच्चा है सबसे ऊंचे लेवल पर हो। अब भाई कोई बच्चे से भी तो पूछ ले कि उसे ऊंचे लेवल पर पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ रहा है। ठीक है, तो जिससे ना तो शिक्षक ढंग से शिक्षण कार्य कर पाता है और ना ही बच्चे बेहतर प्रदर्शन कर पाते हैं। अब देखिए यहाँ पे आज के समय में एक चीज और देखी जा रही है, जैसे मैंने आपको बताया आज का जो वर्तमान समय है वो क्या है, इंटरनेट का है। तो देखिए छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं तो शुरू में तो उन्हें फोन पकड़ा देते हैं। तो इसमें क्या है, माता पिता की तो गलती है, घर परिवार की तो गलती है कि आप उसे शुरू से ही फोन दे रहे हैं। फिर जब उसे क्लास में डाला जाता है, बच्चों को जब स्कूल भेजा जाता है, तब वो पढ़ते नहीं है, फिर वो बिगड़ जाते हैं। तो वो किसके पास शिकायत लेके आते थे, माता पिता के शिक्षक के पास। क्या कहते हैं कि आप इसे सुधारो। भाई जब तुमने घर से ही उसकी नींव खराब कर दी है तो बच्चा कैसे सीख लेगा, और दिखाओ फोन। तो वही बात है कि ये तो माता पिता के हाथ में होता है कि बच्चों को कैसी दिशा पर ले जाएं। तो शिक्षक का तो होता ही होता है, पर पूरा अधिकार तो माता पिता का है ना। तो माता पिता को भी ये देखना चाहिए कि ना तो बच्चों से ज्यादा उम्मीदें रखें। आप उम्मीद रखें पर एक लिमिट तक। दूसरा क्या है, छोटे बच्चों को क्या है, कंट्रोल में रखें, है ना। तो वो बात इसमें कही गई है। तो आज की क्लास में हमने क्या जाना कि जो शिक्षण है उसको प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं और कैसे ये प्रभावित करते हैं। सबसे पहला बिंदु हमने शिक्षण कौशल के ऊपर चर्चा की। उसके बाद हमने शैक्षणिक योग्यता के ऊपर चर्चा की कि कैसी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए और कैसे ये क्या है प्रभावी करती है शिक्षण को। ठीक है, उसके बाद देखिए विषय वस्तु की विशेषज्ञता, कि विषय वस्तु में विशेषज्ञ होने की से तात्पर्य क्या है और ये क्या अपनी अहम भूमिका निभाती है। शिक्षक का अनुभव एवं प्रबंधन, शिक्षक की शैक्षणिक संस्थान में समन्वय, इस पर भी हमने क्या संक्षेप में चर्चा की। कार्यों का विश्लेषण, आर्थिक कारक, कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए और कैसे वो क्या है आपकी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। सामाजिक कारक कैसे शिक्षण प्रक्रिया पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि माता पिता और समाज की अपेक्षाएं ये कैसे शिक्षण को प्रभावित करती है, कैसे शिक्षार्थी के मनोबल को गिराती हैं और कैसे ये बढ़ाती हैं, इसके बारे में भी क्या हमने चर्चा की। तो आज की क्लास में क्या है, हमने शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में संक्षेप में जाना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।